हेलो एवरीवन, एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी से संबंधित जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में पूछे गए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहतकारी अनुच्छेद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राहतकारी अनुच्छेद को एस्केप क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्केप क्लॉज। और एस्केप क्लॉज का प्रावधान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी एफआरबीएम एक्ट के आर्टिकल 4 सब क्लास 2 में इसका प्रावधान किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है, तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? जब सरकार कर को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है, तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। वह नीति जिसमें सरकार करों को न्यूनतम करती है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। राजकोषीय नीति मुख्य रूप से जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने तर्क दिया कि सरकार व्यवसाय चक्र को स्थिर बना सकती है और आर्थिक उत्पादन को नियंत्रित कर सकती है। नेक्स्ट, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो ऑप्शन ए, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, जिसे प्रत्येक व्यक्ति की आय भी कहा जाता है, औसत आय की गणना जीडीपी या सकल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। इसका फार्मूला होता है औसत आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट, डैश उद्यम का एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो ऑप्शन बी, क्रय विक्रय में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम, क्रय का मतलब होता है खरीदना, हम सस्ते में खरीदते हैं, और विक्रय मतलब होता है बेचना और उच्च दाम पे बेचते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार है तथा इसके सहायक जैसे यातायात, बैंक क्या है, इसकी सहायता प्रदान करते हैं। ये क्रियाएं ही उद्यमिता का सृजन करती हैं। वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से क्रिया संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति जो है कब? तो ऑप्शन बी, 2009 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। एसडीआर को आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। इसे आईएमएफ की मुद्रा कहा जाता है, एसडीआर को। ठीक है, आरंभ में एसडीआर को 0.886
ग्राम स्वर्ण मूल्य के बराबर आंका गया था, जो उस दौरान $1 के समतुल्य था। लेकिन ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद एसडीआर को मुद्राओं की एक बास्केट के रूप में परिभाषित किया गया था। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं: अमेरिकी डॉलर, यूरो, रेमनबी, येन, पाउंड। पांचों का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, रेमनबी, येन और पाउंड। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन ए। वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन किया गया था। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन कब? वर्ष 2004 में। किसकी अध्यक्षता में? तो एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। इस आयोग ने अपनी 5 रिपोर्ट का प्रतिवेदन किया था। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु की बात करें हम तो कृषि को राज्य सूची के बजाय समवर्ती सूची करने की, जिससे केंद्र व राज्य दोनों किसानों की मदद के लिए आगे आए और समन्वय बनाया जा सके। दूसरा था आपका फसल उत्पादन कीमत से 50% ज्यादा किसानों को मिलना चाहिए। किसानों को कम दामों में क्वालिटी बीज उपलब्ध कराया जाए। ये सब जो है इसकी अनुशंसा थी। और इसमें क्या है, गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए। महिला किसानों को किसान क्रेडिट मिले। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मदद मिल सके। सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए। खेतीहर जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कारपोरेट को ना दिया जाए। फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले। खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचे। सरकारी मदद से किसानों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर कम करके 7% की जाए। ये सब जो है उसकी अनुशंसा थी। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। सीटीएस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रंकेशन सिस्टम। एक छवि पर आधारित चेक क्लियरिंग सिस्टम है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चेक को तेजी से क्लियर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है ये केलकर समिति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और संरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल पर। अगला प्रश्न है, अच्छा व्याख्या देख लेते हैं। भारत में विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी जिसे कहते हैं मॉडल पर समग्र अवलोकन और लक्षित मूल्यांकन करने के लिए भारत में केलकर समिति का गठन किया गया। जीएसटी की केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। जीएसटी को केलकर समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश विभाग का एक हिस्सा है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो ऑप्शन बी, विजाति। ऑप्शन बी, ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा है। विजाति शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल है। अगला प्रश्न है, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशक द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का आशय है, एफपीआई का आशय किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेशित राशि से है जिससे वह उस कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा
उसे ऋण राशि उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसका मतलब एफपीआई का मतलब है ऋण पर मिलने वाली राशि को ब्याज लाभ के रूप में अभिकल्पित किया जाता है। एफपीआई का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा राशि के अनुपात को क्या कहते हैं? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? उसे मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, ये आपका ऑप्शन डी 1956 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य डैश को कहा जाता है। सभी को पता होगा ये। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में डैश शामिल होता है। तो ऑप्शन सी वर्तमान मूल्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साल में उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं की कीमत की गणना बाजार के मूल्य तथा वर्तमान कीमत पर करते हैं तथा बाद में निकली इस गणना में जो जीडीपी निकल कर आती है उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कभी भी अर्थव्यवस्था के सही आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया था। प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2021 में। ऑप्शन ए भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में परंपरागत किताब में छपे बजट के बजाय टैबलेट से बजट भाषण किया था। ठीक है, यह देश का पहला बजट था जिसमें बजट भाषण को वित्त मंत्री ने टैबलेट से पढ़ा। बजट आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेखित है संविधान में किस अनुच्छेद में? 112 में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अधिकतम मात्रा में उत्पादन से है। हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 में हुई थी। इस योजना का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। इस क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंजाब था। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे स्टैश और बर्न कृषि कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का माप है। तो ऑप्शन ए प्रत्येक एकांतर वर्ष में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन डी लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। ऑप्शन डी। बाकी अगर वस्तुओं को सेवा उत्पादन के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्य करने के लिए लोग होता है, उपकरण, कच्चा माल और धन जरूरी होता है, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है? ऑप्शन ए ग्रास वैल्यू एडेड इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में शामिल कर दिया गया?
इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लिए संविधान के में 122वां संशोधन विधेयक 2016 को राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी। इसकी अधिसूचना आर्टिकल 279 के अंतर्गत लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। उत्पादन शुल्क एवं केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में शामिल किया गया है। जीएसटी कब आया था? 2017 में। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन ए सामधिक चल निधि अनुपात, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इकोनॉमिक्स की थोड़ी हिंदी जो है टफ होती है तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। सामधिक चल निधि अनुपात नेट टाइम और डिमांड लाइबिलिटीज का एक अनुपात होता है। इसके अंतर्गत सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूतियों या आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रतिभूतियों और बांड के रूप में बनाए रखा जाना अनिवार्य होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सामधिक चल निधि अनुपात प्रतिशत बढ़ाकर देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी उल्टा है, केंद्रीय बैंक जो है मौद्रिक नीति के लिए और राजकोषीय नीति के लिए कौन? तो आपका जो है सरकार। अगला प्रश्न है निर्गत मूल्य क्या है? निर्गत मूल्य क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह बाजार मूल्य से कम होता है। ऑप्शन बी निर्गत मूल्य वह मूल्य होता है जो बाजार मूल्य से कम होता है। यह मूल्य घटाकर निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी गृहिणी का कार्य, ये जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। बाकी एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण, बाजार में मछली बेचना, ये सब शामिल होता है। गृहिणी का कार्य इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका 1972 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1972 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ डैश के बजट में घोषित किया गया। कृषि उड़ान योजना तो आपका 2020 के बजट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी अपस्फीति कारक को डैश मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्निहित। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो ऑप्शन बी किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? तो ये ऑप्शन सी 1950 और 51 में। ऑप्शन सी भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह बजट से एक दिन पूर्व संध्या पर जारी किया जाता है। यह वर्ष 1950-51 में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो ये आपका ऑप्शन ए एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2019 में आया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो मूंगफली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल की बात करें आपका धान, ज्वार, मूंग, गन्ना, कपास, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। अगला
भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? रुपए के प्रतीक को किस वर्ष? 2010 में। ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने उदय कुमार द्वारा निर्मित रुपए के चिन्ह को वर्ष 2010 में अपनाया था। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 से अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। यूनियन कैबिनेट की बैठक में उदय कुमार द्वारा निर्मित चिन्ह को फाइनल किया गया था। अगला प्रश्न है, अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है, जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अमूल कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन सी, 2019 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई एवं सेबी अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में। देखिए, पहले ये स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन इसको जो है संवैधानिक मान्यता का प्राप्त किया गया 1992 में। अगला प्रश्न है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, मिश्रित खेती कहते हैं उसे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन सी, 2017 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र ये अक्सर पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए, कृषि जो है क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कृषि, खनन इत्यादि सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें हम, तो इसमें आपका उद्योग क्षेत्र आता है, जिसमें जैसे लोहा इस्पात उद्योग वगैरह। और तृतीय क्षेत्र में आपका ये सेवा क्षेत्र कहा जाता है इसे, जिसमें यातायात, वित्तीय सेवाएं, बैंक प्रबंधन, सूचना, ये सब किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्री डैश में 1998 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? किसे 1998 नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला था। ऑप्शन ए, नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति चिकित्सा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जाता, सभी को पता है। 1998 अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को भौतिकी में 1930 में, ध्यान रखिएगा ये सब। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति में 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983 में, BS नायपॉल को साहित्य में 2001 में, वेंकटरमन रामकृष्णा को रसायन में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में प्रदान किया गया। ठीक है, ये आपका नोबेल पुरस्कार के बारे में था। अगला है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव? ओणम मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो ऑप्शन डी, नगद। ऑप्शन, बाकी क्रेडिट कार्ड लेन देन ये कब डिजिटल होता है, एटीएम भी होता है, पेटीएम, ये सब क्या है? डिजिटल है। नगद लेन देन ये आपका डिजिटल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? तो किसका है? ऑप्शन सी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है? भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो ऑप्शन डी, डाक विभाग। डाक विभाग क्या है? भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2018 में। अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये आपका किया गया था 1995 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनरेगा के बारे में पूछ रहा है, इसमें कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया था, ये आपका गलत है। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह एक वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध तथा 220 रुपए प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी देती है। 2 अक्टूबर 2009 को पुनः नामांकन किया गया। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा। 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यानी ये लॉन्च कब हुआ था? 7 सितंबर 2005 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है? बैंकिंग क्षेत्र में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, शून्यकाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैंक खाता या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? उसे चालू जमा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? बताया था कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना जाता है। अगला है, रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन सी, इसमें कौन सी फसल आती है? तो इसमें आपका गेहूं, जौ ये सब आते हैं, मटर। अगला है, हरित क्रांति में निम्नलिखित में शामिल नहीं किया गया? हरित क्रांति में कौन शामिल नहीं? तो ऑप्शन ए, गांव के लड़कों के सुधार को। ऑप्शन ए, ये आपका हरित क्रांति में थोड़ी शामिल था, बाकी जो है कृषि से संबंधित थे साहब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई 2016 को मजदूर दिवस पर किस योजना की शुरुआत की गई? 1 मई 2016 को किस योजना की शुरुआत? तो उज्ज्वला योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2018 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। ये सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? उसे प्रच्छन्न कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां पे होती है? ये कृषि में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSDF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका 1998 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, योजना आयोग 1950 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग 15 मार्च वर्ष 1950 में स्थापित किया गया। 13 अगस्त 2015 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह क्या आया? नीति आयोग आया। ये ध्यान रखिएगा, योजना आयोग से जरूर प्रश्न बनेगा। एक 15 मार्च 1950 को जो है यह लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या? ऑप्शन सी, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्सों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऋण के लिए किया जाता है, लोन देने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकारी की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो उसे बजट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर, जिसे गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं, कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए,
बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी कौन? ऑप्शन बी केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न सरकारी विभाग। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी व्यवस्था कब लागू हुई? जीएसटी व्यवस्था सभी को पता है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम जो है साइंस के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर शब्द का अर्थ है। एसएलआर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। और इसका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कितने फसलों के लिए? तो आपका 25 फसलों के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केरल सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है सब्जियों के लिए केरल। अगला प्रश्न है, किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निर्दिष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन ए कृषि लागत और मूल्य आयोग की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग की होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें, यह भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ता के हित का साधन बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की विधि आयोग की बात करें, भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर सामाजिक निकाय है। इसका मूल रूप से गठन 1955 में किया गया था विधि आयोग का। ठीक है दोस्तों, इसमें इकोनॉमिक्स के 70 प्रश्न थे, हमने सारे कर लिए। और इसके आगे की वीडियो में हम विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।